Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस, ए ग्रेट प्लेस फॉर एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे 32,760 यह एक भाज्य संख्या है। इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 या अगर घातों के रूप में इसको लिखें तो 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो इस प्रमेय के अनुसार यही था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो गुणनखंड होंगे यदि हम इनके क्रम पर ध्यान ना दें तो एक भाज्य संख्या के सिर्फ एक तरह से ही गुणनखंड किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संबंध के बारे में देखते हैं। यदि a तथा v दो धनात्मक पूर्णांक हों तो इन पूर्णांकों का गुणनफल इन पूर्णांकों के मासा तथा लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात a इंटू वी इक्वल HCF ऑफ a एंड v इंटू LCM ऑफ a एंड v। आइए अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका पहला सवाल है 140। हमें 140 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए चूंकि संख्या ये सम है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बचेगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। चूंकि इस 35 में लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 7 बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। अर्थात हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। चूंकि यहाँ पर 2 दो बार आ रहा है इसलिए इसको हम 2 पर घात 2 गुणे 5 गुणे 7 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 140 के ये गुणनखंड हो जाएंगे। इसका ये तीसरा सवाल देखते हैं, 3,825। चूंकि संख्या विषम है इसलिए सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 1275 बचेगा। पुनः 3 से डिवाइड करेंगे 425। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 85। पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। 17 से डिवाइड करने पर 1। तो 3,825 के गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 और 3 दो बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आया है, अतः इसको हम लिख सकते हैं 3 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 2 गुणे 17। तो इस प्रकार से ये 3,825 के गुणनखंड हो जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। और सबसे पहला सवाल है 26 और 91। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए 26 के गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे 13, चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 2 और 13 हो गए। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 13 और 91 के हो गए 7 गुणे 13। सबसे पहले HCF ऑफ 26 एंड 91 91 और 26 का मासा देखेंगे तो हमें पता है कि जो गुणनखंड होते हैं उनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही मासा होता है। तो इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है अतः इसका मासा 13 होगा। LCM यानी लासा की अगर हम बात करें तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिया जाता है और जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना होता है। तो ये 2 गुणे 7 गुणे 13 यानी 182। तो 26 और 91 का लासा हो जाएगा 182। अगर हम इसकी जांच करें तो इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल HCF गुणे LCM इसके बराबर होना चाहिए। कि संख्याएं यहाँ पर 26 और 91 थी तो 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। तो 26 और 91 का गुणा करने पर 2366 और यहाँ 13 में 182 का गुणा करेंगे तो 2366। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो जाएगा।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल है 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 के अगर हम गुणनखंड करें 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। 15 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 आएगा। यानी 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के हो गए हैं 3 गुणे 5 और 21 के हो गए हैं 3 गुणे 7। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का मासा हम देख सकते हैं कि तीनों ही गुणनखंड में 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, अतः इसका मासा 3 होगा। एलसीएम अगर हम देखें तो 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बार लिखना है और बाकी जो संख्याएं बची हैं उनको भी लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 420। तो ये इन तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा और 3 इसका मासा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। 306 और 657 का मासा यहाँ पर 9 दिया गया है और 306, 657 का हमें लासा ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं दो पूर्णांकों का गुणनफल उन संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ 306 गुणे 657 बराबर होगा 306 और 657 का मासा और इसी प्रकार इन दोनों का लासा। तो देखिए इधर 306 गुणे 657 लिखेंगे, चूंकि 306 और 657 का मासा यहाँ पर 9 दिया गया था तो यहाँ 9 रखेंगे और गुणे 306 गुणे 657 इसका हमें लासा ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 बराबर होगा, ये 9 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से 306 को काट देंगे 34, 34 का 657 में गुणा करेंगे तो 22,338। तो ये होगा इन संख्याओं का लासा। अर्थात चूंकि इन दोनों का मासा 9 दिया गया था और लासा हमें ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। यदि संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य भी होनी चाहिए, क्योंकि जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं वे 5 से विभाज्य भी होती हैं। अर्थात 6 पर घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि 6 पर घात n बराबर होता है 2 गुणे 3 पर घात n। इस कारण 6 पर घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 व 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें ये निश्चित कराती है कि 6 पर घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 व 3 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 पर घात n 0 पर समाप्त हो सके। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, यानी कि जो 6 पर घात n है इसके गुणनखंड 2 गुणे 3 पर घात n, यानी इसके गुणनखंड में 2 या 3 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। चूंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 5 होनी जरूरी थी, तो इसमें 5 आ नहीं रही है, इसलिए 6 पर घात n यानी n का ऐसा कोई सा मान नहीं हो सकता जिसके लिए 6 पर घात n 0 पर समाप्त हो सके। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको सबसे पहले हम हल यहाँ पर करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होगा, प्लस 13 इसको जोड़ेंगे 1014 होगा। इसी प्रकार इन सबका गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो ये 5045 हो जाएगा। अब ये 1014 और 5045 ये हमें बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो 1014 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1014 को सबसे पहले सम है तो 2 से डिवाइड करेंगे 507 आएगा, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 169, 169 13 का वर्ग होता है इसलिए 13 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, पुनः 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसी प्रकार 5045 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे 1009 आएगा और ये अभाज्य संख्या इसलिए 1009 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1014 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13
और 5045 बराबर 5 गुणे 1009, क्योंकि दोनों संख्याएं 1014 और 5045 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चूंकि हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इन संख्याओं को यहाँ पर हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रश्नावली के अंतिम यानी प्रश्न नंबर 7 में 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हमारा प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ग्रुप डिस्कशन में मिल जाएगा। कक्षा 10 की गणित की पुस्तक से रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का तत्काल समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।